हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्यूशंस को। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। और फिगर में दिया भी गया है। क्या कहा गया है, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं उसके बाद देखते हैं। ये रहा ए बी, ये रहा सी, ये रहा 30 डिग्री और ये 20 मीटर है। 20 मीटर। अच्छा, तो एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसको 20 मीटर लंबे रोप पर यानी कि चढ़ना है। ये देख रहे हैं 20 मीटर। सर्कस के आर्टिस्ट जो होते हैं रस्सी पर चलते हैं, तो ये 20 मीटर का जो रस्सी है इस पर उसको चलना है। तो हम ये लिख देते हैं कि ये रहा रोप, ठीक, यानी कि वो रस्सी है। विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। ये एक पोल है, ये वर्टिकल पोल है और इसी के टॉप पे वो रस्सी बंधी हुई है, ठीक। वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड से भी कनेक्टेड है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल का वो हाइट निकालना है। एंड एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और कहते हैं कि ये जो ग्राउंड देख रहे हैं, ये ग्राउंड ज़मीन जिसको कहते हैं, और ये जो रस्सी देख रहे हैं, इसके बीच का जो एंगल हुआ वो 30 डिग्री का हुआ है। तो इसमें पोल का हाइट निकालना है, पहला नंबर, यानी एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के पहला क्वेश्चन यही है। तो सर्कस आर्टिस्ट को इस पर चलना है, तो ये पोल का हाइट पूछा गया। तो यहाँ अगर देखें तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी अगर देखें तो इधर से अगर ए बी अपॉन बी सी लें या तो ए बी अपॉन ए सी लें तो ये साइन थीटा यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो चीज़ जैसे कि अगर ये ले लें हम साइन सी, इधर से लें, इधर से लेते हैं, तो क्या हम ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये ए बी को ले लेते हैं और फिर इसमें क्या ले लेंगे, ये वाला हाइट यानी ए सी अगर देखें तो। अच्छा, इसको जैसे कि हम लोग इस चैप्टर के समरी में क्या देखे थे कि जो चीज़ एक गिवन हो, गिवन तो ये है क्या, हाइपोटेन्यूज है, और एक जो जिसको फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट किसको करना है, ए बी को। ये क्या है, परपेंडिकुलर। इस तरफ से देखने पर यानी ये परपेंडिकुलर, अगर इसको हम थीटा माने हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो या तो हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर का रेशियो, यही दोनों लेके चलना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ हम साइन सी लिख के यानी कि ऐसा लिख दिए हैं कि दो चीज़, या तो आप इसका कॉसेक का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम ऐसे लिया है, तो साइन सी जो लिया है यहाँ 30 डिग्री है, वैल्यू रख दिए थीटा का। अच्छा, ए बी का क्या है वैल्यू पता नहीं, ए सी का कुछ वैल्यू है 20 मीटर में है, तो अभी यहाँ उसको नहीं लिखते हैं। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। और ये अगर ए बी देखें और ये अपॉन 20, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, यानी 2ab क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसे 2ab इक्वल टू 20, देयरफॉर ए बी अगर देखें तो 20/2, तो ये 10 हो गया। तो ये मीटर, यूनिट उसमें 10 मीटर। तो इसमें पूछा क्या गया था कि पोल का हाइट निकालें, तो पोल का ये हाइट तो यहाँ निकल गया, पोल ही है ए बी, यही तो है। तो यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं हैंस द इफ देर, अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, द हाइट ऑफ द पोल क्या हो जाएगा, हैंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। बस यही हो गया। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। तो इसमें क्या करते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ ये एलिवेशन तो नहीं कहेंगे, यहाँ ऑब्जर्वर की बात नहीं कहा गया है। तो ग्राउंड से इस रस्सी का जो एंगल बन रहा है तो ये थीटा तो है ही, इसके साथ एक नॉन वाला साइड लेंगे और एक अननोन वाला जो जिसका लेंथ नहीं नॉट गिवन हो उसको इंक्लूड करके जो भी रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है उससे फिर निकाल लेते हैं इसमें, ठीक। बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्रीज विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ऐसा कहा गया है, सपोज कि ये एक ट्री है, इसको हम ए बी मान लेते हैं और ये पॉइंट सी से टूट गया, और टूटने के बाद ये क्या हुआ, यही ए सी ऐसे टूट कर ज़मीन पर गिर गया। सपोज कि वो पॉइंट डी पर ज़मीन से टच कर रहा है। क्या है, ये ए बी एक ट्री है, ये पूरा ट्री ही है, ये ट्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्री है, मान लिया है ये ट्री है। और ये इस पॉइंट पर वो स्टॉर्म में यानी कि आंधी में टूट कर ये पेड़ यहाँ गिर गया ऐसे।
तो ये जो गिरा इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर किया है पॉइंट डी पर, ऐसा मान के चलेंगे। टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ से। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का जो फुट है ये पॉइंट फुट, अच्छा, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, और जहाँ ये इसका टॉप टच कर रहा है ग्राउंड से इसकी दूरी है 8 मीटर, ऐसा कहा गया क्वेश्चन में। ठीक, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री का हाइट निकालना है, यानी कि ये ए बी निकालना है। अच्छा, इसमें ए बी ऐसे लिख सकते हैं कि लेट ए बी द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री का वो क्या है, हाइट है। एंड इट ब्रेक्स, और मान लेते हैं कि इट ब्रेक्स एट पॉइंट सी पर ये ब्रेक होता है, एंड बेंड्स, और उसके बाद वो क्या होता है, मुड़ जाता है, एंड टचेज द ग्राउंड, सी पर टूट गया, उसके बाद वो टचेज द ग्राउंड एट पॉइंट डी, ये ऐसा लिख दिया। इसमें क्या हुआ कि लेट ए बी द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि ये ए बी क्या है, ट्री का वो हाइट है, एंड इट ब्रेक्स एट पॉइंट सी, और ये पॉइंट सी पर टूट जाता है ये, एंड बेंड्स, उसके बाद मुड़ जाता है इसे, एंड टचेज द ग्राउंड एट पॉइंट डी, और वही यानी कि ग्राउंड को टच करता है पॉइंट डी पर, और इसका एंगल ऐसे ऐसे दिया हुआ है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक चीज़, ये वाला हाइट और ये दोनों तो सेम रहने वाला है, क्योंकि यही ब्रोकन पार्ट ऐसे बेंड हुआ है, तो ये तो आराम से कर सकते हैं। तो इन फिगर ऐसे क्या कर सकते हैं कि इन फिगर यानी ए सी इक्वल टू सी डी, ये तो आराम से कर सकते हैं, ए सी जितना है इक्वल टू सी डी होगा। ठीक, ये अभी हम लोगों को मालूम नहीं है, तो ये लिख देते हैं सेम पार्ट ऑफ द ट्री, जो ट्री का पार्ट है वो सेम पार्ट है, यानी कि यही पार्ट टूट के ऐसे मुड़ा हुआ है, तो यहाँ फिगर में ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसमें, आगे क्या करेंगे। तो इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल कौन सा, सी बी डी, ये सी बी डी में क्या करेंगे कि हम एक तो गिवन ये वाला साइड है और निकालना है ये वाला, अगर साइड निकालना हो तो इस ये दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो ये दोनों इंक्लूड करने के लिए हमको सी बी अपॉन बी डी लेते हैं, इतने परपेंडिकुलर और बेस, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि पी अपॉन बी इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो ये 30 डिग्री ऐसे ले लिए। ठीक, सी बी का वैल्यू नहीं दिया गया है, बी डी का वैल्यू 8 मीटर है, तो ये ऐसे ले लिया, 10/30 का 1/√3, तो सी बी इक्वल टू 8/√3 हो गया। ये सी बी 8/√3, ये निकल गया हम लोगों का ये। उसके बाद क्या है, अगर हम लोग देखें एंड ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर इसी में देखें तो ये निकालने के लिए तो यानी कि ऐसे इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि sin 30 अगर लेंगे इधर से, तो ये और ये यानी परपेंडिकुलर, यानी सी बी अपॉन सी डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना अपॉन इतना, अब की बार तो ये तो है मालूम हम लोगों को, ये नहीं है तो ये भी इसमें पता चल जाएगा। sin 30 का क्या होता है वैल्यू, ये होगा, और सी बी के क्या है 8/√3 है, और सी डी क्या है, सी डी भी पता नहीं, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 × 8/√3 तो ये 16/√3 हो जाएगा। ये रहा हम लोगों का 16/√3, ये भी मीटर। अच्छा, ये दो चीज़ तो पता चल गया, और हम लोगों को निकालना क्या है, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू क्या है, हाइट तो ए बी है, और ए बी के बदले में हम लोग यहाँ से यहाँ तक ट्री का हाइट निकालना है, तो ए बी के बदले में हम लोग ए सी अब प्लस क्या लिख सकते हैं, यानी कि सी बी, यानी ए बी के बदले में ए सी और सी बी। ए सी तो मेरे यानी कि ये जो ए सी वाला पार्ट देख रहे हैं तो ये तो यही है सी डी, बराबर ही है, हम पहले ही लिख दिए हैं, और सी बी का क्या है 8√3, सी बी अभी रहने देते हैं। तो सी डी का वैल्यू है 16√3, और ये सी बी का है 8√3, तो इस तरीके से यानी क्या हो जाएगा √3 16, ये इस तरीके का 8√3 हो जाएगा। ये कैसे होता है, 8 × √3 × √3 इसको लिख सकते हैं, ये ऊपर वाले को, और नीचे √3 है तो ये कैंसिल हो गया, तो 8√3 क्या हो जाएगा, ये मीटर। यही आंसर है हम लोगों का, शायद आप लोग देख पा रहे हैं। तो 8√3 मीटर हो गया
यानी हाइट ऑफ द ट्री। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide of at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको स्लाइड लगाना है 5 साल के बच्चों के लिए और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। स्लाइड्स किसको कहते हैं? स्लाइड्स स्कूल वगैरह में, प्लेग्राउंड में ऐसे बच्चों के लिए खेलने के लिए लगाया जाता है, जिस पर क्या होता है कि एक तरफ से स्टेयर वगैरह कुछ होता है, इससे चढ़ते हैं बच्चे इस पर और इससे यहाँ से यानी कि इस पर बैठ कर नीचे आते हैं, स्लाइड करते हैं। हाँ, तो ये स्लाइड कहलाता है। एक तरफ से स्टेयर वगैरह लगा होता है। तो छोटे बच्चों के लिए जो वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो लड़की कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो 2 तरह की स्लाइड को बनवाना चाह रही है। तो एक ये फॉर 5 years ओल्ड चिल्ड्रन, यानी कि 5 years ओल्ड चिल्ड्रन, यानी कि 5 साल के बच्चों के लिए, और एक फॉर अडल्ट चिल्ड्रन। एल्डर लिखते हैं इसमें, आई थिंक एल्डर ज़्यादा यहाँ पर लाइट वर्ड होगा। तो फॉर 5 years ओल्ड चिल्ड्रन और फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी कि 5 साल के बच्चों के लिए एक स्लाइड बनवाना है। तो इस तरीके के स्लाइड को बनवाएगी वो। और ये बड़े बच्चों के लिए है, तो इसमें ज़्यादा ढलान यानी स्टिप की ज़रूरत है, यानी पूरा एकदम ज़्यादा ये स्लोप जो देख रहे हैं ये ज़्यादा होगा। Contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. Sorry, ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है। And she prefers to have a slide whose top is at height of, अच्छा ये 1.5 मीटर हाइट पर है इसका, and is inclined at the angle of 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री पर inclined है यानी झुका हुआ है। ये जो स्लाइड है इसको लिख देते हैं स्लाइड, और ये भी स्लाइड ही है, ये भी स्लाइड है। तो ये ऊंचाई क्या है इसका? स्टीप स्लाइड। इसमें स्टीप स्लाइड है, पूरा एकदम ढलान है, इसमें ज़्यादा इसमें बच्चे सुरक्षित रहेंगे, और इसमें बच्चे यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, तो इस पर यानी वो अपना जो सेल्फ केयर कर सके, तो उसके लिए ये स्लाइड ज़्यादा ढलान वाले स्टीप स्लाइड वाले बनाते हैं। अच्छा, ये 3 मीटर हाइट है, ये ऊंचाई भी इससे अधिक है, ठीक। और ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो कहते हैं कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो प्रत्येक केस में स्लाइड की हाइट यानी कि ये लेंथ क्या होने वाला है, ये और ये भी निकालना है। तो मान लेते हैं ए बी ये सी है, ये डी ई एफ मान लेते हैं, ये बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले ये सब लिख दिए हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है, लेडी कॉन्ट्रैक्टर, वो 2 तरह के बच्चों के लिए स्लाइड बनवाना चाह रही है, स्कूल ग्राउंड या कहीं भी स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, अच्छा पार्क में, तो पार्क में बनवाना चाह रही है। तो एक का जो हाइट 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो बनवा रही है, तो उसका हाइट 1.5 मीटर, और ग्राउंड से जो यानी कि वो एंगल इंक्लाइनेशन का वो जो एंगल होता है यानी कितना झुका हुआ है, तो वो 30 डिग्री का यहाँ है। और बड़े बच्चों के लिए जो बनाया जा रहा है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर ये स्लाइड होगा, और ये स्लाइड यहाँ ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो दोनों केस में हम लोगों को स्लाइड का यानी कि लेंथ निकालना है। तो इस यहाँ तो सब चीज़ लिख ही दिए हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर इसमें देखें तो ये और ये इसको इंक्लूड करते हैं, तो क्या लेंगे इधर साइन 30 डिग्री। अगर इधर से लें तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को ले लेंगे, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ए सी। तो साइन 30 का क्या होता है वैल्यू, हाफ होता है शायद। ए बी का क्या है 1.5 मीटर, और ये स्लाइड का तो ए सी है। तो अगर देखें तो ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू 3, यानी कि देयरफॉर ए सी इक्वल टू 3। तो इस केस में तो यहाँ लिखेंगे hence the height of slide for the children below 5
5 years should be 3 meter. Hence the height of slide for the children below 5 years should be 3 meter. 3 मीटर का होना चाहिए बस बच्चों के लिए, अगर यानी 5 साल से छोटे बच्चों के लिए अगर बनवाना हो. अगर उस केस में देखें बड़े बच्चों के लिए फॉर एल्डर चिल्ड्रन, तो इन ट्रायंगल DEF, तो क्या उसमें भी फिर वही लेंगे साइन, इसमें 60 डिग्री उधर से लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा DE अपॉन क्या हो जाएगा DF. 60 का क्या होता है वैल्यू साइन 60 का, तो ये हो जाएगा. और DE का देखें तो 3 मीटर, DF का अगर देखें तो पता नहीं है, तो यही तो फाइंड आउट करना है. तो उसके बाद फिर देखें तो √3 DF इक्वल टू 6, और देयरफॉर DF अगर देखें तो 6 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा ये वाला. ठीक, तो यहाँ फिर हैंस द हाइट ऑफ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रन यहाँ लिख सकते हैं, फॉर एल्डर चिल्ड्रन शुड बी ऑफ कितने मीटर का 2√3 मीटर, इतने मीटर का होना चाहिए. बस उसमें भी स्टेटमेंट ऐसा लिख देंगे लास्ट में. तो इस तरीके से हम लोग यानी कि तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्या है अगला क्वेश्चन, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Elevation of the top of a tower from a point on the ground. अच्छा, एक टावर है, सपोज ये टावर है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट, और एक ग्राउंड पर से ये टावर के टॉप का अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो यहाँ फुट से यानी टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर है ये पॉइंट. सपोज ये A B है और ये C है, तो 30 डिग्री का ये एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का ये हाइट फाइंड आउट करना है. फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. एक टावर है, टावर के फुट से 30 मीटर दूरी पर एक पॉइंट से यानी कि टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का फॉर्म हो रहा है. तो कहते हैं कि ये टावर का हाइट फाइंड आउट करना है. तो आराम से ये 4th नंबर क्वेश्चन है. तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग यानी कि ये तो टावर का ये हाइट है, और ये यानी कि उसके बॉटम से यानी बॉटम पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस दिया गया है. तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा, तो यही दोनों का रेशियो लेके चलते हैं. तो परपेंडिकुलर अपॉन अगर बेस ले तो ये tan थीटा लेना होगा हम लोगों को. तो इन ट्रायंगल ABC AB अपॉन अगर ले BC तो हम लोगों को लिखना होगा tan 30 डिग्री. तो AB का मिसिंग है, BC का अगर देखें तो 30 हो जाएगा, और tan 30 का 1 अपॉन √3 हो जाएगा. तो इस तरीके से क्या होगा कि AB तो 30 अपॉन √3 हो जाएगा, और इस तरीके से देयरफॉर AB अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा tan √3 मीटर. यानी AB का क्या हो जाएगा हाइट tan इतना, तो यही है हाइट ऑफ द. Therefore, height of the tower is tan √3 मीटर. अब देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन को. पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली tied to a point on the ground. The inclinations of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. एक काइट यानी पतंग उड़ रहा है. सपोज़ कि ये पतंग है एक पॉइंट पर, ये काइट ही है, इसको लिख देते हैं ये काइट है ये. ठीक, वो ग्राउंड से, ये अगर ग्राउंड है तो इससे 60 मीटर ऊपर हाइट पर ये काइट उड़ रहा है above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. और ये जो काइट्स है ये स्ट्रिंग नहीं है, सिर्फ ये हाइट है, ये इससे एक रस्सी बंधी हुई है ज़मीन पर.
ज़मीन से एक रस्सी ऐसे बांध दिया गया है, स्ट्रिंग, इसका धागा बांध दिया गया है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, ये है स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग टाइड है और इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और कहते हैं ये स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का हाइट निकालने के लिए कहा गया है व्हाट। अच्छा, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, और ये मान के चलना है कि धागे में किसी तरह का यानी कि मोड़ वगैरह नहीं हो, स्लैक किसी तरह का नहीं हो, वो पूरा तना हुआ हो, टाइट हो। तो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी है। तो ये ग्राउंड है और ये क्या है, ये तो हाइट है, सिर्फ हाइट है कि ये ग्राउंड से इसका हाइट सिर्फ है। मेन चीज़ ये स्ट्रिंग है, काइट उड़ रहा है पॉइंट ए पर, और वो काइट का जो स्ट्रिंग है ये ए सी, यानी कि पॉइंट सी पर ग्राउंड पर वो कहीं कोई चीज़ से बंधा हुआ है। तो पूछा गया है स्ट्रिंग का लेंथ। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला और ये वाला इंक्लूड कर लेते हैं। तो ए बी अपॉन अगर ले लें ए सी, तो हम लोगों को क्या लेना होगा, तो ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है हम लोगों का हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो साइन 60 डिग्री उधर से ही ले रहे हैं। तो ए बी का क्या है 60 है, ए सी का क्या है, ए सी तो निकालना ही है, और साइन 60 का क्या वैल्यू होता है, जो भी हो ऐसे लिख लेना है। तो √3 ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 2 करेंगे तो इतना हो जाएगा। और इस तरीके से अगर देखें तो ए सी इक्वल टू 120/√3 हो जाएगा। और इस तरीके से ए सी ये लिख सकते हैं इसको, ठीक। 43 से 120 होता है और √3 तो नीचे है ही, तो ये 3 को हम √3 से कैंसिल करके 40√3 हो गया। तो यही है। तो इसमें पूछा गया था, बाद में हम लिख देंगे हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 40√3 मीटर। ठीक है, ये मीटर में है तो मीटर में लिख दिए। ये था 5वां नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन को। क्या है 6th नंबर क्वेश्चन। 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to top of the building increases from 30 degree to 60 meter as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्या है कि एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। अच्छा, और ये 30 मीटर का है, ये 30 मीटर का ये बिल्डिंग है मान लेते हैं। और एक 1.5 मीटर का ये लड़का है, ये कोई बॉय है, ये बॉय है, ये 1.5 मीटर का है। तो इधर ही हाइट लिख देते हैं 1.5 मीटर का ये कोई लड़का है। अच्छा, 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. कहते हैं कि यहाँ से ये जो बिल्डिंग का टॉप है और ये जो बॉय है, ये जब बिल्डिंग के टॉप को देखता है, ये ऐसे, यानी कि इसकी नज़र तो इस तरह नज़र, यानी कि ये लाइन ऑफ साइट अगर सीधा वो देखे तो कुछ इस तरह का वो देखेंगे वो लड़का, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। इससे ये नज़र इतना उठाया तो ये हुआ 30 डिग्री का। कहते हैं कि ये लड़का फिर आगे आ रहा है, यानी कि बिल्डिंग के तरफ ही आ रहा है। तो बिल्डिंग के तरफ आने के बाद कुछ देर के बाद वो जब यही लड़का, सेम वही लड़का, अगर फिर उसी बिल्डिंग के टॉप को देखते हुए सामने अगर आए तो कहते हैं अब की बार एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा 60 डिग्री का। तो ये जो लड़का यहाँ से यहाँ तक चला है तो वो कितनी दूरी चला है वही निकालना है, ABCD। क्या कहा गया, एक फिर से क्वेश्चन को समझते हैं कि एक 30 मीटर यानी कि ऊंचाई वाले बिल्डिंग के सामने एक 1.5 मीटर का लड़का है, वो वहाँ से जब इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का फॉर्म होता है 30 डिग्री। फिर वो कुछ चलते चलते यानी बिल्डिंग की तरफ वो जब बढ़ता है तो वही एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री क्यों होता है क्योंकि सामने से नज़र ज़्यादा उठाना होता है, तो यानी एंगल ऑफ एलिवेशन वहाँ ज़्यादा हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो कहते हैं कि ये कितनी दूरी को चला है ये लड़का यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, तो इसमें तो सारा चीज़ हम ये यहाँ अगर लिख दें, ये लिख देते हैं डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय, ये लिख दिए कि ये हो गया। अगर फिगर में ही ऐसा अगर लिख दें तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि यही डिस्टेंस उस लड़के द्वारा चला गया। अच्छा, ये 1.5 मीटर है
तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर ए बी सी डी और अगर इसको ई मान लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1.5 मीटर, क्योंकि ये तो 1.5 मीटर है ही, ये 1.5 मीटर वही लड़का यहाँ आया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर होगा। तो ये टोटल कितना था, ये अगर इसी को लिखें तो ये है 30 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक है क्या, ये बिल्डिंग है। तो यहाँ से 1.5 मीटर अगर इसको घटा लें तो कितने का हो जाएगा, इधर 28.5 मीटर का ऊपर वाला पार्ट बचेगा, यहाँ से यहाँ तक। हाँ या ना, आराम से कर सकते हैं। जैसे कि अगर फिगर में कहें, यानी इन फिगर, तो ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बी इक्वल टू ये ए बी सी डी, अगर इसको ई यहाँ दे दिया है ना, तो ई ये है तो एफ है, ये पॉइंट जी अगर इसको ले लिया जाए तो ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, एफ डी के बराबर। एफ डी तो खुद बुआ है जो 1.5 मीटर है, लिख देते हैं कि ये 1.5 मीटर ही है और ये हाइट इक्वल होने वाला है। ठीक, तो हम अगर ए ई निकालें, ये वाला ए ई, तो क्या करना होगा, ए बी में ई बी को घटाना होगा। यहाँ ए बी में ये ई बी घटा देते हैं, ए बी है 30 मीटर का, उसमें 1.5 मीटर को भी ये घटाना होगा, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। तो ये हो गया ये ऊपर वाला हाइट। अच्छा, अगर ये भी पता चल ही गया है, वैसे हमको निकालना क्या है, निकालना है ये वाला। तो सबसे पहले अगर इस ट्रायंगल में देखें तो पहले इसका कुछ करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो इन ट्रायंगल पहले लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए ई जी में, तो ये वाला और ये वाला लेके चलते हैं, ए ई अपॉन ये ई जी लेते हैं। ई जी इक्वल टू क्या लिखना होगा, यानी कि ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, tan 60 डिग्री है, ए ई का है 28.5 और ई जी का तो निकालना है। ये tan 60 का क्या होता है वैल्यू, √3 होता है। तो ई जी इक्वल टू अगर कहें तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी 28.5, ये हो जाएगा √3। ये क्या हो गया, ये वाला 28.5 और √3, ये इतना लिख सकते हैं। ये वाला अब हटाते हैं। अब इस बड़े से ट्रायंगल को देखें, ये वाला, तो इसमें अगर देखें तो क्या, अगर ये ले लें इन ट्रायंगल ए ई एफ, अगर ये लें इधर से ए ई और यहाँ से ई एफ अगर लें इधर ई एफ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan ये 30 डिग्री लेना होगा इधर से। तो ए ई का वैल्यू क्या है 28.5 और ई एफ के बदले हम लिख सकते हैं ई जी प्लस जी एफ, ई जी प्लस जी एफ, और जी एफ का ही डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। इधर tan 30 डिग्री का वैल्यू लिख दिया। अच्छा, ये 28.5 है और ये हो जाएगा ई जी का क्या है 28.5 और अपॉन √3 है, प्लस जी एफ इक्वल टू 1/√3, ऐसे लिख दिए। इसके बाद फिर इसी को अगर देखें तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके का हो जाएगा 28.5 √3 प्लस जी एफ इक्वल टू, ये अगर करें 28.5 √3। अच्छा, ये वाला जी एफ अगर निकालना हो तो जी एफ इक्वल टू 28.5 √3 और ये मतलब इधर माइनस हो जाएगा 0.3। तो इस तरीके से क्या होगा आगे देखते हैं। आगे इसी में देखेंगे तो √3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ यूँ हो जाएगा और ये माइनस ये हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ 57 अपॉन ये हो जाएगा। ये इसको अगर देखें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये कैंसिल, तो 19 √3, ये हो जाएगा डिस्टेंस किसका, जी एफ का। जी एफ ही तो निकालने के लिए कहा गया था, यही तो डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया था, ये वाला डिस्टेंस या ये वाला, बात तो बराबर है, यानी कि डिस्टेंस वर्कड बाय द बॉय। तो जी एफ निकल गया, तो बाद में 19 क्या है, ये 19 √3, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, वर्क तो वही किया है। यहाँ इसका पैर चला है नीचे और ये इसका मुंह चला है। तो फिर क्या होगा, तो लिख देंगे हैंस
द डिस्टेंस walked by the boy towards क्या है बिल्डिंग, टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग के तरफ जो वो वॉक किया है 19√3 मीटर। बस यही आंसर हो गया। ऐसा लिख सकते हैं कि हैंस द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये कौन सा था क्वेश्चन? ये था क्वेश्चन 6 नंबर। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। From a point on the ground, the angles of elevation of bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. इसमें कहा गया है कि ये 20 मीटर, एक 20 मीटर बिल्डिंग है, ये 20 मीटर ये बिल्डिंग है। इधर पहले लिख लेते हैं कि ये बिल्डिंग है और इसी के ऊपर पे एक टावर है, ये टावर है। तो एक ग्राउंड से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग है 40 मीटर एंड 60। अच्छा, ये अगर देखें, ये वाला जो टावर देख रहे हैं किस पर है? बिल्डिंग पे है। बिल्डिंग की ऊंचाई 20 मीटर ये ऊंचाई है, ठीक। अब इस पर जो टावर है, कहते हैं कि ये जो ग्राउंड पर एक पॉइंट, कोई पॉइंट है, वहाँ से अगर टावर का बॉटम और यहाँ टॉप को अगर देखा जाए तो अगर उसके टॉप यानी कि बॉटम को देखा जाए तो क्या हो जाता है, कितने का एंगल, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री का। ये अगर इसी के टॉप को देखा जाता है तो कितने का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, तो वो 60 डिग्री का, ये रहा 60 डिग्री, ठीक। तो एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट 60 डिग्री में फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट निकालना है टावर का, ये टावर का ये हाइट निकालना है। सपोज ये मान लेते हैं कि ये ABC है और ये पॉइंट D है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, यानी कि ये बॉटम और टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर का अगर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ, जो फिक्स्ड है किस पर फिक्स्ड है, टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि 20 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर वो फिक्स है। तो उसका क्या क्या एंगल फॉर्म हुआ, एक 45 डिग्री का और एक 60 डिग्री का रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकालना। क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल समझ चुके हैं। यहाँ AB क्या है, AB टावर का हाइट है, और यहाँ BC क्या है, यानी बिल्डिंग की ऊंचाई जो 20 मीटर है। पॉइंट D से अगर, यानी कि ये टावर का अगर ये बॉटम, ये वाला यानी पार्ट को जब देखता है, या यहाँ से इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बनता है, फिर उसी पॉइंट से यानी कि टावर के टॉप का यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री का। तो हम लोगों को टावर का हाइट निकालना है। तो यहाँ हम करते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल सॉल्यूशन के लिए लेते हैं कि इन ट्रायंगल BCD में हम क्या करेंगे कि ये वाला कौन सा, ये वाला मिसिंग है इसमें, और ये वाला साइड को निकालना हो, ये वाला साइड को निकालना हो, ये तो दिया ही गया है। तो हम इधर से अगर लें BC अपॉन CD, तो क्या लेना होगा, यानी कि ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो ये tan थीटा हो जाएगा, tan 45 डिग्री। तो BC का क्या है, 20 मीटर है, CD का नहीं है, और tan 45 का 1 होता है। देयरफॉर CD tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके CD का वैल्यू आ गया 20 मीटर। ये इसका 20 मीटर आ गया। ये गिवन नहीं है, हम लोग अभी फाइंड आउट किया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इसी में, अब ये वाले जो ट्रायंगल को देख रहे हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, अब इसमें लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ACD, इसमें क्या करेंगे कि हम AC अपॉन CD लेंगे, यानी कि ये वाला जो साइड देख रहे हैं परपेंडिकुलर, और ये बेस यानी CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन सा, tan थीटा। tan क्या है, 60 डिग्री। AC का क्या है, AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, फिगर में देख सकते हैं, ये रहा। AC के बदले हम लोग लिखे हैं AB प्लस BC। अच्छा, होल अपॉन CD का वैल्यू क्या निकाले हैं, 20 मीटर। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। फिर इसको क्या करेंगे, AB का वैल्यू है नहीं, BC का वैल्यू था यहाँ,
तो ये ए बी का अगर नहीं है तो नहीं रहने देते हैं। बी सी का वैल्यू 20 है 20, और ये होल अपॉन 20 लिखेंगे, फिर √3। अब कुछ करके देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी प्लस 20 इक्वल टू 20√3 हो जाएगा। और इस तरीके से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3 माइनस 20। तो 20 अगर कॉमन ले लें तो √3 20 इंटू √3 माइनस 1 हो जाएगा। ये क्या है, मीटर। तो हम लोग ए बी का ही लेंथ निकालना था, यानी टावर का। तो जो पूछा गया था हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, थस द हाइट ऑफ द टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये हो जाएगा, लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं, ये टावर का हाइट हो गया। इस तरीके से हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन को भी देख लिए। अब देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन को। क्या है 8th नंबर क्वेश्चन, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal। जिस पर मूर्ति रखा जाता है, जिस स्टैंड पर या कोई भी ऑब्जेक्ट पर, उसको पेडिस्टल कहते हैं। तो ये मूर्ति का स्टैंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेडिस्टल लिख देते हैं। ये पेडिस्टल हुआ, और ये मान लेते हैं कि ये स्टैच्यू है। ये मान लेते हैं कि ये क्या है, स्टैच्यू है। ठीक, इसमें क्या कहा गया है कि एक स्टैच्यू है, स्टैच्यू बना दिया इसे, और वो पेडिस्टल पे है। यानी कि कोई भी जब मूर्ति बनाते हैं तो उसके नीचे जिस पर मूर्ति को बैठाते हैं या खड़े रखते हैं, तो उसके लिए एक स्टैंड बनाना होता है, तो उसी को हम लोग पेडिस्टल कहते हैं। तो स्टैच्यू का यानी कि स्टैंड मान के चलें, तो ये हो गया। तो क्या कहा गया इसमें कि 1.6 मीटर टॉल है एक स्टैच्यू, यानी कि ये है 1.6 मीटर। ठीक, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू। अच्छा, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, और वहाँ से जब मूर्ति को टॉप को देखा जाता है, मूर्ति के टॉप को, तो वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अच्छा, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। जब उसी पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप को अगर देखा जाता है, या तो देखा नहीं जाता है, सिर्फ वो नापा जाता है, तो वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 45 डिग्री का। और ये कितने का हुआ था, 60 डिग्री का। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल का हाइट निकालना है। ये सपोज़ कि ए बी सी और ये रहा डी। तो यहाँ स्टैच्यू का हाइट तो दिखा दिया है कि ए डी है, और पेडिस्टल का डी भी है, और ये तो इधर जो एंगल हो रहा है तो वो गिवन है ही। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या दिया गया था। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि एक पेडिस्टल पे एक 1.6 मीटर का हाइट का एक स्टैच्यू है, और ग्राउंड पर किसी पॉइंट से अगर स्टैच्यू के टॉप को देखा जाता है, टॉप तक का ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का फॉर्म होता है, और पेडिस्टल के टॉप को जब उसी पॉइंट से देखा जाता है, या वहाँ से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन को मापा जाता है, तो 45 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पेडिस्टल का यानी हाइट को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये छोटे वाले, जब भी इस तरह के दो ट्रायंगल दिखे तो सबसे पहले छोटे वाले को लेके चलना है, ये वाला, और तब उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो डी बी का है, या तो बड़े वाले को भी लेके यहाँ चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं नीचे को ही लेके। तो इन ट्रायंगल डी बी सी ऐसा लिख सकते हैं कि डी बी ये वाला अपॉन ये बी सी ले लें, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर लेंगे तो 1045 डिग्री हो जाएगा ये वाला। तो डी बी अपॉन बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं 1045 का वैल्यू होता है 1। तो इस तरीके से हम लोगों का हो जाएगा डी बी इक्वल टू बी सी। ये याद रखना है हम लोगों को, ये चीज़ याद रखना है कि डी बी और ये बी सी क्या हो गया, इक्वल हो गया। वहाँ दिया नहीं गया है, या अभी हम लोग निकाले हैं कि ये डी बी इक्वल टू बी सी ये। अच्छा, अगर ये है नाउ इन ट्रायंगल अगर लें ए बी सी में, ये पूरे बड़े से ट्रायंगल में अगर देखें तो क्या ले सकते हैं कि इसका परपेंडिकुलर अगर ले तो क्या हो जाएगा ए बी, और इसका बेस अगर ले तो बी सी हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 1060 डिग्री। ठीक, तो ए बी के बदले हम ए डी प्लस डी बी लिख देते हैं। ए डी प्लस डी बी होल अपॉन बी सी का क्या है वैल्यू
तो BC का तो BC अभी रहने देते हैं। अच्छा, BC किसके बराबर है? DB के बराबर। तो इसको भी तो हम DB लिख सकते हैं BC को, क्या दिक्कत है? यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से या जो भी लिखना हो, ये √3 तो वैल्यू होगा ही। AD का कुछ वैल्यू है 1.6 है, और प्लस DB रहने देते हैं, और ये हो जाएगा √3 DB। ठीक, अगर ये है तो फिर क्या होने वाला है इसके आगे? 1.6 अगर देखें तो ये √3 DB और ये माइनस DB हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें देखें तो 1.6 इक्वल टू √3 DB है, तो इसमें अगर DB कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1 बचेगा। और इस तरीके से फिर अगर देखें तो DB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.6 ये वाला, और √3 माइनस 1। ये कुछ इस तरीके का DB आ गया। तो ये वाला इसका आंसर देखना चाहेंगे? कितने नंबर का क्वेश्चन है? 8th नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देखना चाहेंगे? एक्सरसाइज 9.1 का है ये। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, √3 + 1। अच्छा, हाँ, तो ये आंसर यही है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में कुछ थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें एक चीज़ है कि इसी को अगर देखें तो ये तो लिख देंगे कि हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज इतना। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो इसी को अगर DB इक्वल टू 1.6 है, √3 माइनस 1 है, तो प्राइम यानी कि हम लोग कभी कभी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, रैशनल नंबर में इसको लाते हैं। जैसे कि ये देखते हैं इरेशनल नंबर है √3, इसको रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? √3 + 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इसके साइन जस्ट अपोजिट साइन वाले चीज़ से, फिर हो जाएगा क्या? 1.6, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का, और फिर ये इसका करेंगे तो a² - b² करके ये हो जाएगा, तो 1.6 ये हो जाएगा √3 + 1, और ये हो जाएगा 2, और ये कैंसिल करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, √3 + 1 ये हो जाएगा आंसर हम लोगों का। तो ये हाइट है गिवन आंसर में। तो इस फॉर्म में आए तो ये घबराना नहीं है कि ये कैसे हो गया। तो ये हो गया DB का, कहाँ है DB? ये वाला। तो हाइट ऑफ द पेडिस्टल लिख सकते हैं लास्ट में, hence the height of the pedestal क्या लिखेंगे? ये 0.8 √3 प्लस, यानी 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, ये हो गया पेडिस्टल का हाइट। इस तरीके से हम लोग यानी 8th नंबर क्वेश्चन को भी देख लिए। तो 9th नंबर क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ बिल्डिंग और टावर की बात कर रहे हैं। तो एक बिल्डिंग और एक टावर, टावर ऊंचा ही जनरली होता है टावर, तो यहाँ बिल्डिंग को छोटा ही दिखाते हैं। ठीक, ये बिल्डिंग है, ये टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, अच्छा, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को अगर देखें ऐसे, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है, फिर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग से टावर के टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है? यानी 60 डिग्री का, ऐसा दिया गया है। तो ये AB इसको मानते हैं, और इसको AB, ये CD ये मान लिए। अब देखते हैं क्या क्या पूछा गया आगे। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर ये 50 मीटर ऊंचा हो, ये 50 मीटर अगर ऊंचा हो टावर, तो कहते हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का हाइट निकालना है, बस बहुत ही सिंपल है। क्या दिया गया था कि एक बिल्डिंग है, एक टावर है 50 मीटर का, तो इस टावर्स के यानी कि फुट से
इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है और इस बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। तो कहते हैं बिल्डिंग का हाइट निकालने के लिए। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इन ट्रायंगल इसमें लेते हैं क्योंकि इसमें एक हाइट है और ये वाला हाइट इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल पहले बी सी डी, अगर बी सी डी में देखें तो एक परपेंडिकुलर लेते हैं सी डी अपॉन इधर बी डी लेते हैं बेस। तो क्या लेना होगा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है तो टेन थीटा लेना होगा। टेन थीटा का क्या है वैल्यू 60 डिग्री, सी डी का वैल्यू शायद पे 50 है, बी डी का वैल्यू नहीं दिया गया है और टेन 60 का √3 होता है। इस तरीके से देखें तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन √3, ये हो गया बी डी का वैल्यू, यानी 50 अपॉन √3, ये इसका हो गया। अब क्या करना होगा, अब देखते हैं इसमें ये जो भी है मीटर में है। और अब देखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी। तो इधर से अगर लें ए बी अपॉन बी डी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइट बेस लें तो ये tan 30 डिग्री लेना होगा। तो ए बी का क्या है पता नहीं, ये तो निकालना ही है। बी डी का अगर देखें तो 50 √3 आ जाएगा और tan 30 का मान ऐसे कुछ है, ठीक। क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करें तो √3 ए बी इक्वल टू 50 √3 हो जाएगा। अच्छा, तो ए बी निकालने के लिए हम लोगों को देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन √3 और ये √3 ऐसे आ जाएगा और इस तरीके से 10 √3 कुछ इस तरीके का 16 होल 2/3 हो जाएगा एंड 2/3 ये कुछ इस तरीके का होगा। तो ये मीटर हो गया। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग is 16 and 2/3 मीटर, ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है 10th नंबर क्वेश्चन? 10th है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन either साइड ऑफ द रोड्स, अच्छा, विच इज़ 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट between them on the road. The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. अच्छा, इसमें एक रोड की बात की गई है और ये है इसकी चौड़ाई, रोड की चौड़ाई, ये रोड की चौड़ाई है, हम लेंथ नहीं ले रहे हैं, चौड़ाई ले रहे हैं। तो रोड के दोनों साइड एक इक्वल हाइट का दो क्या है पोल है, इक्वल हाइट का, यानी कि ये ए बी और सी डी लें तो ये दोनों इक्वल हाइट है, ठीक। तो ये हो गया। फिर क्या कहा गया, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, और जो 80 मीटर वाइड है ये रहा 80 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी दिया गया। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यही दोनों के बीच में अगर एक पॉइंट सड़क पे ले लिया जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक का होता है 60 डिग्री का और एक के टॉप का, यानी पोल के टॉप को देखते हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है। इस तरीके से फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। तो ये पोल है, ये भी पोल ही है, ये भी पोल ही है और दोनों पोल इक्वल है। तो इसको हम अगर x से डिनोट करें तो ये हो जाएगा x, ये भी x। अच्छा, ये पोल है। इसके बाद अगर ये ए बी सी डी है और इसको अगर ई पॉइंट अगर सड़क के बीच में ले लिया जाए और इसको अगर y डिस्टेंस मान लिया जाए तो ये y है, तो यहाँ से यहाँ टोटल 80 है और इतना y है तो 80 में ये माइनस y कटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 80 माइनस y। तो कहते हैं फिर क्या फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। और इस ये जो पॉइंट है तो यहाँ से इस पोल से कितना डिस्टेंस है और इस पोल से कितना डिस्टेंस है वो भी निकालना है। क्वेश्चन को बिल्कुल समझ चुके हैं, क्या समझे हैं कि एक रोड है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है, रोड के दोनों साइड एक इक्वल लेंथ का पोल लगा हुआ है। कहते हैं कि रोड के बीच में कोई एक जगह पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर यानी कि एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है और उसी जगह से फिर दूसरे पोल का के टॉप को अगर देखें तो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। उसके बाद फिर ये कहा गया है हाइट तो इक्वल, हाँ कह दिया। तो इस तरीके से हम क्या किए हैं कि सबसे पहले इक्वल ये लेंथ है, ये हाइट है दोनों पोल का, तो x मान लिया है दोनों,
ठीक। इसके बाद एक का है ये, यानी इस पॉइंट से फर्स्ट पोल की दूरी अगर y मान लेते हैं तो सेकंड क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो टोटल 80 है। 80 में y माइनस कर दिए तो इतना निकल गया, ये तो आराम से हो गया। अच्छा, अब क्या करें, तो बारी बारी से ट्रायंगल में देखते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं। तो कोई चीज़ तो दिया नहीं गया है, तो पहले हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं, जो भी थोड़ा सा फिगर को ही इंफॉर्मेटिव ढंग से रिप्रेजेंट कर दें, यानी कि जो भी है बना दें जिससे कि सब चीज़ दिख जाए इसमें। तो लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लोग समझ लेंगे कि ये पोल है, ये भी पोल ही है। हाइट भी देख लेंगे इसमें, ये भी दिखा देंगे, ये टोटल 80 मीटर है। तो सारा चीज़ इसी में हम दिखा चुके हैं। तो इन ट्रायंगल ABE में अगर देखें तो AB अपॉन अगर BE लें तो tan 60 डिग्री हमको लेना होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है। तो AB का तो पता नहीं, BE का भी वैल्यू पता नहीं है। अच्छा, AB का वैल्यू x रखते हैं यहाँ और BE का वैल्यू y रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और tan 60 का √3 इधर रख दिए। तो x का अगर देखें तो x इक्वल टू √3y ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू हम लोग √3y ले सकते हैं, ये हो गया। अच्छा, तो यहाँ लिख लेते हैं कि x इक्वल टू √3y, ये इक्वेशन फर्स्ट बना के हम लोग रख लिए। अब देखते हैं अगली तरफ, यानी उस ट्रायंगल में। अब इस ट्रायंगल में अगर देखें तो CED, इन ट्रायंगल CED अगर देखें तो इसमें अगर ले लें CD अपॉन ED, फिगर में देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिए हैं, तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, उसका थीटा तो यही है। तो CD का वैल्यू क्या है, x है, ED का वैल्यू 80 माइनस y है, इक्वल टू ये tan का क्या हो जाएगा, जो भी है रख दिए। अच्छा, x का वैल्यू कुछ हम लोग निकाल के रखें √3y, तो यहाँ अगर x का √3y रख लें तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 80 माइनस y इक्वल टू 1/√3 है। अगले स्टेप में अगर इसी को देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 80 माइनस y इक्वल टू ये करेंगे तो 3y हो जाएगा, 3y। अच्छा, 80 और ये 3y और प्लस y, तो ये 80 इक्वल टू 4y इक्वल टू 80 हो गया। और इस तरीके से y इक्वल टू 80/4, यानी कि ये 20 हो गया। y का वैल्यू 20, ये 20 है, तो ये 80 में अगर 20 को घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। तो ये हम लोगों के पास आ गया y का वैल्यू 20। ये भी था, ये भी निकाल लिया। अब तो सब निकलने ही वाला है। अच्छा, अब अगर x का वैल्यू निकालें तो देयरफॉर x इक्वल टू हम लोग तो निकाल के रखे हैं √3y, तो रूट है 3 और y का वैल्यू अभी तुरंत 20 निकालें, 20 √3 हो जाएगा, यानी कि x का ही वैल्यू निकाल दिए इतना ये। तो यानी कि दोनों पोल का हाइट ये हो गया, और उस पॉइंट से दोनों, यानी कि अच्छा ये तो x हो गया। और अच्छा AB अगर इसमें BE निकालें, y का तो वैल्यू आ ही गया, यानी कि BE इक्वल टू y लिखते हैं, y का वैल्यू 20 आ गया। और अगर ED का देखें, ये ED का देखें तो 80 माइनस y है, 80 माइनस y तो 80 माइनस y 20, तो ये हो जाएगा 60। ये मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। तो ये दोनों क्या निकला, ये अगर BE को देखें और ED को देखें तो ये पॉइंट से दोनों पोल की दूरी है, और पोल का हाइट तो ये है ही 20√3। तो बाद में हम लोग कह सकते हैं कि हैंस द हाइट ऑफ both the poles is क्या है, द हाइट ऑफ बोथ द पोल्स इज़ 20√3 मीटर। दोनों पोल की हाइट सेम ही है, तो ऐसे ही लिखा है। उसके बाद एंड बोथ द पोल्स are at the distance of यानी कि दोनों जो पोल्स है डिस्टेंस कितने डिग्री, सॉरी 20 मीटर y को, एंड ये 60 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द रोड या बिटवीन द रोड्स। ये क्या है, क्या लिख दिया कि हैंस द हाइट ऑफ बोथ द पोल्स इज़ 20√3 मीटर एंड बोथ द पोल्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंड 60 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द रोड, यानी कि इस पॉइंट से दोनों पोल कितनी दूरी पर है, ऐसा लिख दिया।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. So from a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from the point on line joining this point to the foot of the tower, and angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. सबसे पहले एक नहर कुछ ऐसे फिगर दिया गया है वो बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। ये यहाँ से एक यानी कि ये कैनल है, उसके बाद ये पॉइंट दिया गया है डी, ये सी और ये बी। पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या है ये। आप लोग देख पा रहे हैं ये, जैसा कि हम नाम लिखे हैं, ये टीवी टावर है। जितना इन्फॉर्मेशन इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ। अच्छा ठीक, अब पढ़ते हैं। ये कैनल देख रहे हैं, ये नहर एक पानी का रास्ता है। तो पानी के रास्ते की उस तरफ यानी कि एक टीवी टावर है, उसकी हाइट ए बी है, और ये नहर के इस तरफ एक पॉइंट से टीवी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। फिर कहते हैं कि इसी पॉइंट के एकदम सीध में यानी कि उसी के आगे 20 मीटर इधर आने के बाद वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन उस टावर के टॉप का यानी 30 डिग्री का बन रहा है। तो कहते हैं कि ये कैनल का यानी कितना हाइट लेंथ है ये निकालना है, इसके साथ साथ टीवी टावर की हाइट को भी निकालना है। तो ये फिगर में ऐसा दिया गया। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये दोनों मिसिंग हैं इसमें, और इसमें देखते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले छोटे वाले से ही स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी अगर देखें तो ए बी अपॉन क्या लें, बी सी, या सी बी जो लिखा है, सी बी इक्वल टू यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिए हैं तो tan लेना होगा, tan थीटा तो 60 डिग्री है। अच्छा ए बी का वैल्यू नहीं है पता, सी बी का वैल्यू ये भी नहीं है पता, तो tan √3 हो जाएगी ये। तो इस तरीके से ए बी इक्वल टू देखें तो √3 सी बी ये निकल गया। ए बी इक्वल टू हम लोग क्या निकाल के रखे हैं, √3 सी बी, ये याद रखना है हम लोगों को। अच्छा अब देखेंगे इसमें, नाउ इन ट्रायंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ए डी बी क्या देखेंगे तो इसमें ए बी लेंगे परपेंडिकुलर, और नीचे यहाँ से यहाँ तक का बेस अगर लें डी बी तो क्या हो जाएगा इक्वल टू tan 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है। तो ए बी ही लिखेंगे, और डी बी के बदले में यहाँ से डी बी के बदले में हम डी सी अब प्लस सी बी लिख सकते हैं, डी सी अब प्लस सी बी। तो tan 30 का मान 1/√3 होगा। तो ए बी का अगर देखें तो ए बी का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, √3 सी बी। अच्छा डी सी का तो 20 है, 20 अब प्लस सी बी का अगर देखें तो ये सी बी ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1/√3 हो जाएगा। इस तरीके से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 सी बी इक्वल टू 20 प्लस सी बी हो जाएगा। और आगे देखें फर्दर स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 3 सी बी और इस सी बी को इधर माइनस में लाते हैं, सी बी इक्वल टू ये क्या है 20 है, तो ये हो जाएगा 2 सी बी इक्वल टू 20, और इस तरीके से सी बी इक्वल टू 20/2 यानी कि 10 हो जाएगा। तो ये जो 10 निकाले हैं, 10 किसका वैल्यू निकला, सी बी का भी निकला, सी बी का निकला। तो यही तो कैनल की वो लेंथ है। अब इसके बाद देखो ए बी अगर निकालने की बात है तो √3 सी बी, तो √3 सी बी का वैल्यू अभी 10 निकाले हैं, तो ये 10 √3 हो जाएगा, ये मीटर ये भी मीटर। तो यानी क्या निकालने के लिए, कैनल का ये हाइट लेंथ और टीवी टावर का भी लेंथ हम लोग निकाल दिए हैं। अब लिख देते हैं सिर्फ, hence the height of या लेंथ ऑफ द कैनल इस क्या था, सी बी क्या निकाले हैं अभी, सी बी 10 मीटर, एंड हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टीवी टावर जो भी है, टीवी टावर इज 10√3 मीटर। तो ये वर्ड में लिखना लास्ट में ना भूलें, ये लिख दें। तो इस तरीके से हम लोग यानी 11th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ।
ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। ट्वेल्थ नंबर है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, एक बिल्डिंग एक टावर की बात इसमें किया गया है, तो ये टावर को थोड़ा सा ऊंचा बनाते हैं। ये रहा टावर और ये रहा बिल्डिंग, ठीक। क्या कहा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर है हाई बिल्डिंग है। अच्छा, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप केबल केबल टावर, ये केबल टावर है, यहाँ से इसके टॉप से अगर इस टावर के टॉप को अगर देखा जाए या तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। अच्छा, फ्रॉम द टॉप ऑफ a 7 meter high building the angle of elevation of top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot। और यही टावर के फुट का अगर यहाँ से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का हो रहा है, तो 45 डिग्री का, ठीक। ये भी है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर के हाइट को निकालना है हम लोगों को, यानी यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड आउट करना है। तो क्या कहा गया, 7 मीटर का है ये, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ये तो इतना पता है, ये 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा। तो पहले इसको ए बी और इसको अगर सी डी मान लें और इसको ई मान लें तो ये 7 मीटर है, तो इसको भी 7 मीटर हम लोग दिखा दिए। यानी कि इन फिगर क्या हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू यानी ई डी इक्वल टू 7 मीटर, इतना तो कह सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक 7 मीटर हाइट का ऊंचाई का एक बिल्डिंग है और एक टावर है उसी के सामने या कहीं भी, तो इसके टॉप से अगर उस टावर के टॉप को अगर देखें तो ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके फुट का देख रहे हैं तो 45 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ टावर का हाइट निकालने के लिए कहा गया है, तो इतना बराबर इतना लिख दिए। अब देखते हैं, पहले सबसे पहले ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये हाइट ये इसके बराबर होगा, तो पहले अगर इसको निकाल लिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, बिल्कुल होगा। तो पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं, तो इन ट्रायंगल क्या है, ए बी डी, अगर लें ए बी अपॉन बी डी, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर लें तो क्या हो जाएगा, tan 45। तो ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ए बी इक्वल टू बी डी हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू दिया गया था, तो यहाँ हम लोगों को लिख लेना है 7 है, तो यहाँ बी डी का क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू 7 मीटर। तो ये बी डी का 7 मीटर ये आ गया, ये हम लोग निकाले हैं, इसको यानी सर्कल कर देते हैं, ये हो गया। इसके बाद हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, तो ये 7 मीटर हुआ, तो देयरफॉर ए ई इक्वल टू बी डी इक्वल टू 7 मीटर ही होगा। ये जो बी डी है और ये ए ई उसी के बराबर होगा, तो इसीलिए ये 7 मीटर लिख दिए, तो ये 7 मीटर हो गया, इससे तो इतना पता चल गया। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में अगर देखें, इस ट्रायंगल में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये होगा 90 डिग्री का इन ट्रायंगल, यानी कि ए सी ई में अगर देखें तो सी ई अपॉन अगर लें ई ए ई, यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये वाला अगर लें तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। और इस तरीके से सी ई का तो वैल्यू है नहीं, ए ई का वैल्यू 7 है, tan 60 का √3 है, और इस तरीके से सी ई का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों के पास 7√3। सी ई का वैल्यू 7√3 ये निकाले हैं, तो इसको सर्कल कर दिया, ये भी मीटर में ये भी मीटर में। तो अब हम लोगों को टावर का ये हाइट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी डी इक्वल टू, यानी यहाँ से यहाँ तक होने वाला है, तो इसी के बदले हम लोग लिख सकते हैं सी ई प्लस ई डी। तो सी ई का तो 7 मीटर है, ई डी का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं जस्ट, नहीं सी ई का वैल्यू है 7√3, अभी निकाले हैं 7√3, और ई डी का वैल्यू यहाँ गिवन है यानी कि 7 मीटर। तो इस तरीके से अगर कॉमन लें तो ये 7 कॉमन ले सकते हैं, √3 + 1 हो जाएगा, ये जो भी हुआ मीटर में, ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ऐसा कहा गया है, एक लाइट हाउस है सी लेवल पर, यानी कि ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस का काम है सिग्नल देना शिप को, जो भी सी में रहते हैं या सी में चलते हैं। तो वहाँ से अगर दो शिप, एक शिप यहाँ इस पॉइंट पर और एक शिप इस पॉइंट पर माना जाए, तो यहाँ से इसी पॉइंट से, यानी कि एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन और दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ है, तो पहले का है 30 डिग्री, अगर ये माना जाए 30 डिग्री, और दूसरा है 45 डिग्री, कुछ इस तरीके का है। ठीक, अगर ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है, तो फिर से पढ़ते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई, ये 75 मीटर यानी कि लाइट हाउस की ऊंचाई है। ठीक, वहाँ से ऑफ द फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, ये सी लेवल से यानी पानी से इतनी ऊंचाई पर है, डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री। अगर एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ है, तो एक शिप का अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन देखें तो 30 डिग्री और दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखें तो 45 डिग्री। ठीक, तो ऐसा कुछ है, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये तो मान लिए। अच्छा, इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के सेम साइड में एक ही लाइन पर वो दोनों शिप है, ऐसा कहा गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो दोनों शिप्स के बीच की दूरी, यानी कि ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ये भी शिप है ये भी शिप है। तो देखते हैं, तो ये है फर्स्ट शिप या सेकंड, ये फर्स्ट इसको मान लेते हैं, फर्स्ट शिप यहीं लिख देते हैं, और ये है सेकंड शिप, ये वाला पोजीशन पॉइंट डी और सी, और ये तो लाइट हाउस ऐसे शो कर ही दिए हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखते हैं क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, क्योंकि हम लिए हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिए हैं, तो ए बी का वैल्यू 75 है, तो बी सी का तो मिसिंग है, tan 45 का वैल्यू ये हो जाएगा, देयरफॉर बी सी इक्वल टू हो जाएगा 75 मीटर, ये हो जाएगा 75 मीटर। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं, जब ये 75 ये निकाले हैं तो इसको सर्कल कर देते हैं, फिर उसके बाद अब देखेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर ये देखें तो इसका भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेते हैं बी डी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, क्योंकि अच्छा ए बी 75 है, बी डी के बदले में क्या हम बी सी अब प्लस सी डी लिख सकते हैं। फिगर में देखें तो बी डी यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके बदले में हम बी सी अब प्लस सी डी लिखे हैं। ठीक, इक्वल टू tan 30 का क्या वैल्यू होता है 1/√3, तो ये 75, बी सी का वैल्यू कुछ निकाले हैं 75 ये, और सी डी इक्वल टू 1/√3, और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर देखें तो ये हो जाएगा 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75√3, ये इंटू √3 ये हो गया। और देयरफॉर अगर सी डी का है तो देयरफॉर सी डी इक्वल टू ये हो जाएगा, ये 75 इसमें माइनस होगा, तो 75 कॉमन लेने के बाद 75 इंटू √3 -1 हो जाएगा, ये मीटर में। तो ये है इसका डिस्टेंस सी डी का निकाले हैं, तो यही दोनों शिप का डिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं हैंस द डिस्टेंस बिटवीन both the ships is 75 इंटू √3 -1 मीटर, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिए। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या कहना है, पढ़ते हैं। और इसमें दिया गया है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some times, the angle of elevation reduces to 30 degrees. उसके find the distance traveled by the balloon during the interval. एक लड़की है और वो ये इसको गर्ल मानते हैं कि ये गर्ल है, ये गर्ल की हाइट है कितनी 1.2 मीटर, ये लड़की की हाइट है। यहाँ से
कहीं किसी पॉइंट पर एक बैलून उड़ रहा है, जैसे कि ये वो बैलून को स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ, अच्छा, जो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 88.2 मीटर पर ये बैलून। और यहाँ से अगर ये लड़की अपनी आँखों से अगर इस बैलून को देखे तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक, अच्छा, उसके बाद फिर अगर यही बैलून कुछ दूर उड़कर आ जाए, यानी कि कुछ दूर के दूरी पर, बैलून तो वही रहेगा, यानी कि इस पोजीशन पे अगर लिया जाए, यानी यहाँ ऐसे ही ले लें, अगर ये बैलून यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आ जाए, सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए बी, ए सी, डी, ई, एफ, जी, एच, कुछ ऐसे नाम ले लेते हैं। बैलून यहाँ है ग्राउंड से कितनी दूरी पर, यानी 88.2 मीटर पे, 88.2 मीटर पर ये बैलून है ग्राउंड से। और एक लड़की है 1.2 मीटर की, वो जब देखती है तो यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंख से यानी बैलून का कितना बनता है, 60 डिग्री। और कुछ देर के बाद वो बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रह जाता है, 30 डिग्री, मात्र 30 डिग्री रह जाता है। तो कहते हैं कि ये जो ट्रैवल ये जो किए हैं बैलून के द्वारा, ये डिस्टेंस वो फाइंड आउट करना है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. ठीक, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some times the angle of elevation reduces to 30 डिग्री, यानी कि 60 से रिड्यूस होकर 30 डिग्री पर हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल में उसके द्वारा तय की गई दूरी, बैलून के द्वारा तय की गई दूरी को निकालना है। तो हम ये लिख देते हैं, ये बैलून का ही पोजीशन है। इसमें सब चीज़ों को मेंशन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ, हाँ, ये तो लड़की का हाइट है, ये सीडी, ये गर्ल तो लिख दिया है, यहाँ बैलून लिख देते हैं। और ये भी बैलून का ही पोजीशन है, और ये तो एच इसका नाम दे दिया है। तो ये 1.2 मीटर है, तो ये भी 1.2 मीटर ही होने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट 1.2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। तो इधर कितना बचा, तो 88.2 में 1.2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 87। तो ये हो जाएगा 87 इधर, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये वाला 87 ही रहने वाला है। ये पता चल गया हम लोगों को। ठीक, तो फिर अगर इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACG में देखें, तो अगर हम लें AG अपॉन CG, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन अगर बेस लिए हैं, तो यानी कि हम लोगों को tan 60 डिग्री लेना होगा। ये उसका थीटा तो ये 60 है। AG का क्या है वैल्यू, 87 है। CG का वैल्यू क्या है, CG का, तो CG का वैल्यू हम लोगों के पास अभी CG का कुछ है नहीं, तो CG लिखते हैं इक्वल टू √3 हो जाएगा। और इस तरीके से CG अगर देखें तो √3 CG इक्वल टू 87, देयरफॉर CG 87 अपॉन √3, तो 27 √3 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, 29 √3 हो जाएगा। ये हो गया CG का 29 √3, ये वाला जहाँ घेरा डालते हैं मतलब वो हम लोग निकाले हैं। ये मीटर है, ये मीटर में निकल गया है, ये मीटर में। CG का डिस्टेंस जैसे ही निकाल लिए। अच्छा, हम लोगों को ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर इस ट्रायंगल को गौर से देखें, इस ट्रायंगल को, यानी कि नाउ इन ट्रायंगल BCH में अगर देखें, ये BCH में अगर देखें तो इसका BH अपॉन ले सकते हैं CH, ये है परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस ले लिए, तो ये tan 30 डिग्री इसका है। तो BH क्या है, BH का वैल्यू 87 है। CH का क्या है वैल्यू, CH अगर देखें तो BG प्लस GH CG प्लस GH लिख सकते हैं इसको, और ये 1 अपॉन √3। इसके बाद देखें तो 87 हो गया। CG का कुछ वैल्यू है 29 √3 प्लस GH और इक्वल टू 1 अपॉन √3। इस तरीके से फिर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 29 √3 प्लस GH इक्वल टू 87 √3 हो जाएगा। इसके बाद GH अगर देखें तो देयरफॉर GH इक्वल टू 87 √3 और माइनस 29 √3। अच्छा, इसमें अगर ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। ये हो जाएगा,
तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल लिए। इसका आंसर देखना चाहेंगे कितने नंबर का है। तो ये 58√3 ये हो गया 58√3 और यही है डिस्टेंस बैलून के ट्रेवल जो किया है उसी का डिस्टेंस है। तो हैंस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून क्या हो जाएगा इज़ 58√3 मीटर। ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में। तो इस तरीके से हम लोग 14 नंबर यानी 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन का क्या कहना है देख लेते हैं। अ स्टेट हाईवे leads to a foot of a tower. A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. कुछ ऐसा एक स्टेट हाईवे है ये, और वो जाके एक हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर पर जाकर वो लास्ट होता है। ये हाईवे है, ये हाईवे मान लेते हैं, हाईवे है ये जो देख रहे हैं ये हाईवे है। ये टावर के लास्ट तक ऐसे आता है, ठीक। इसके ऊपर में एक आदमी है, यहाँ से वो एक कार को देख रहे हैं, ये कार को देख रहा है ये व्यक्ति। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका कुछ बन रहा है, यानी वहाँ से कार को देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का था 30 डिग्रीज का। ये कार है, इसको मान लेते हैं AB और इसको C मान लेते हैं। तो ये कार का पोजीशन है, तो ये लिख देते हैं कार। कहते हैं कि 6 सेकेंड्स में ये कार, यानी कि ये टावर के फुट के तरफ वो कार आ रही है। तो ये कार मान लेते हैं कि D पोजीशन पर आ गई। कितने सेकंड के बाद 6 सेकंड के बाद, ठीक। यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड इसको लगा है। और अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 60 डिग्री का हो गया। तो ये 60 डिग्री का, तो ये 30 है, तो ये भी 30 होने वाला है। और ये यहाँ से यहाँ तक 60, तो ये भी 60। अच्छा, तो कार यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है, कार के द्वारा ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। तो कहते हैं कि उसको टावर के फुट तक पहुँचने में अगर वो कार यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही हो, यानी कि स्पीड ऐसा नहीं है कि पहले घंटे कुछ ज़्यादा या पहले मिनट कुछ ज़्यादा कुछ कम, ऐसा कुछ नहीं, एक यूनिफॉर्म स्पीड में वो कार अगर इधर आ रही हो, तो कहते हैं कि उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग जाएगा। टाइम टेकन, ये लिख देते हैं, टाइम टेकन इक्वल टू व्हाट। यहाँ 6 सेकेंड्स लगा ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में, ये ट्रैवल टाइम लिख देते हैं, ये ट्रैवल टाइम है 6 सेकेंड। DC को क्रॉस करने में कितना सेकेंड लगा, यानी 6 सेकेंड। तो कहते हैं कि C से B तक आने में, यानी कि ये टावर के फुट तक आने में उस कार को कितना समय लगेगा। ये एक हाईवे है और ये टावर की तरफ वो हाईवे है, बस यही है। पहले दूरी पर जो कार थी तो उसको देखने में मात्र थोड़ा सा ही झुकाना पड़ा नज़र, और फिर जब वो कार नज़दीक आ गई तो ज़्यादा झुकाना पड़ गया, ये लाइन ऑफ साइट। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है तो वो तो बता ही दिए हैं। अब देखते हैं क्या इसमें कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ABD। अगर ABD में देखें तो अगर इसका AB लें, क्या टावर का हाइट वगैरह कुछ दिया गया है, कुछ नहीं है। अगर इसका AB लें उसका BD लें, यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लें, तो tan क्या लेना होगा 60 डिग्री। इस तरीके से AB अपॉन BD इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। और इस हिसाब से देखें तो AB इक्वल टू निकल जाएगा, यानी कि √3 BD। ये हो गया AB का। या तो BD का ही निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो BD का अगर ऐसे निकालें, ये देख सकते हैं कि √3 BD इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 BD इक्वल टू AB। और इस तरीके से देयरफॉर BD इक्वल टू AB अपॉन √3, ये हो जाएगा पहला। ये कौन सा BD, ये जो देख रहे हैं ये दूरी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा AB √3, ये वाला AB √3 निकाले हैं। अच्छा, अब देखते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल में जब देखेंगे तो क्या होगा, नाउ इन ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं AB अपॉन, यानी कि BC।
ये परपेंडिकुलर अपॉन यानी कि बेस इक्वल टू हमको लेना होगा टेन थीटा ले लिए, इसका थीटा यहाँ 30 डिग्री है। इसके बाद ए बी अगर देखें तो ए बी तो कुछ है नहीं, बी सी अगर देखें तो बी सी के बदले हम लोग लिख सकते हैं बी डी और प्लस डी सी, इतना तो लिख सकते हैं। इसका ये रहा वैल्यू। ए बी अगर देखें, ए बी रहने देते हैं, बी डी का देखें तो बी डी अभी निकाल के हम लोग रखें ए बी, ये बी सी के बदले हम लोग बी डी प्लस डी सी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए बी और ये बी डी के बदले हम लोग ए बी अपॉन √3 ये हो जाएगा, और डी सी ही है, उसका भी वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग देखते हैं। अगले स्टेप में हम लिखेंगे ए बी अपॉन √3 अब प्लस डी सी इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3 ए बी हो जाएगा, √3 ए बी, ये इतना तो समझ गए। उसके बाद अगर देखें तो डी सी अगर निकालें तो डी सी तो क्या हो जाएगा, √3 ए बी माइनस ए बी अपॉन √3, डी सी का वैल्यू निकाल रहे हैं तो डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3, तो ये 3 ए बी माइनस ए बी, इस तरीके से हो जाएगा 2 ए बी अपॉन √3। तो डी सी का भी वैल्यू निकाल लिया हम लोग, ये हो गया 2 ए बी अपॉन √3, ये भी हम लोग निकाल लिए। अच्छा, ये तो हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी दूरी पता है, यहाँ से यहाँ तक भी दूरी पता है। अगर ये दोनों को गौर से देखें, यानी कि ये क्या है, 2 ए बी अपॉन √3, ये 2 ए बी, अच्छा ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, इसको गौर से देखने के बाद और ये दूरी कंपेयर करने पर क्या लग रहा है, जैसे कि अगर ये और ये इसको गौर से देखें, कंपेयर करें तो इससे ये 2 गुना है और इससे ये आधा है। अगर देखें ध्यान से तो ए बी इसी को करते हैं, 2 ए बी है, √3 है, ये वाला डिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ से डी सी, और इसी को अगर आधा करें यानी हाफ से अगर मल्टीप्लाई करें आधा तो 2 कैंसिल, तो ये ए बी √3 हो जाएगा। किसके बराबर हो गया, यानी कि ये इसके बराबर हो गया, यानी इस दूरी से ये आधी दूरी है। तो इट मीन्स इसमें 6 सेकंड लगा, तो इसमें कितना लगेगा, 3 सेकंड। ये दूरी ट्रैवल करने में 6 सेकंड लगा है, तो ये ट्रैवल करने में 3 सेकंड लगेगा, ये आराम से निकाल सकते हैं। तो ये अगर क्या करें कि ए बी हम लिखेंगे कि सिंस टाइम टेकन टू ट्रेवल 2 ए बी और √3 इक्वल टू क्या है, 6 सेकंड लगा। ऐसे बना सकते हैं कि सिंस टाइम टेकन टू ट्रेवल इतने डिस्टेंस का मीटर का इक्वल टू 6 सेकंड, देयरफॉर टाइम टू टेकन, एक अगर यूनिट को 1 मीटर को ट्रेवल करेंगे तो क्या सेकंड लगेगा, तो 6 अपॉन क्या हो जाएगा, यानी कि 2 ए बी √3 ये हो जाएगा। अच्छा, अब की बार ये डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा, तो ए बी √3 से यानी कि E2 साइन देखे क्या कर सकते हैं कि ये एक यूनिट का 2 ए बी √3 है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी √3 से, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू √3 तो 2 ए बी इंटू ए बी, और ये रहा √3, ये कैंसिल हो गया, 2 से 3 टाइम्स में ए बी कैंसिल, तो ये हो गया 3 सेकेंड। तो ये ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो 3 सेकेंड टाइम हम लोगों का यूनिटरी मेथड से ऐसे शो कर दिए, दिखा दिए, तो ये हम लिख सकते हैं कि ये 3 सेकेंड आंसर हो गया, 3 सेकेंड। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या है वो 16 नंबर देखते हैं। The angle of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line with it are complementary, proved that the height of the tower is 6 meter। एक टावर है, ये रहा टावर, कहते हैं कि ये टावर ए बी मान लेते हैं, ये ए बी टावर है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसी स्ट्रेट लाइन पर अगर 2 पॉइंट्स हो, सपोज कि ए बी, ये सी और डी है, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर टॉप का देखें, ये टावर के टॉप का, तो एक
पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, एक 4 मीटर पे है पॉइंट्स, और दूसरा है 9 मीटर पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 9 मीटर है। ठीक, 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। फिर से ज़रा सा समझ लेते हैं ये क्वेश्चन का क्या कहना है। तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ये प्रूव करना है कि यह टावर की हाइट जो है 6 मीटर है, वो प्रूव करना है, यानी कि ए बी इक्वल टू 6 मीटर। ये टू प्रूव ये प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू 6 मीटर है। क्या है पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ए बी एक टावर है, ए बी टावर है, और कहते हैं कि इसे बेस लाइन को खींचें तो ये इस पर 2 पॉइंट उसी सीध में देना है, एक स्ट्रेट लाइन पर। तो वो एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है। तो इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये दोनों पॉइंट से, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री किसको कहते हैं, ऐसा दो एंगल जिसका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। अगर एक को हम अगर थीटा मान लें तो दूसरा क्या निकलेगा, ये अगर एंगल बी है तो 90 या माइनस इसको थीटा कर देंगे, तो दूसरा वाला 90 माइनस थीटा ले लिए। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी ले लिए, शो कर दिए। अच्छा, कहते हैं कि ये पॉइंट, पहला जो पॉइंट है इस फुट से, तो ये 4 मीटर है, दूसरा पॉइंट 9 मीटर है। ठीक, तो अब हम लोगों को ये प्रूव करना है कि ये ए बी जो भी दिया गया है तो वो आराम से पहले देखते हैं। पहले करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, लेते हैं क्या लेंगे इसका, ए बी अपॉन अगर बी सी ले लें, ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस ले लें, तो tan 90 डिग्री और माइनस थीटा लेना होगा। ये इसका थीटा है टोटल। अच्छा, ए बी का क्या हाइट कुछ है क्या, कुछ नहीं है। ए बी बी सी का कुछ हाइट 4 मीटर है, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, ये तो पता है, हम लोग ऐसे लेके चल सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ अगेन या एंड इन ट्रायंगल ले सकते हैं ए बी डी। ये बड़े वाले अगर ट्रायंगल की बात करें तो इसमें हम ले सकते हैं ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ये tan थीटा ले सकते हैं, ये क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिए हैं बी डी। आगे देखें तो इसी में हम लोग लिख सकते हैं ए बी, तो ए बी रहने देते हैं, और बी डी का कुछ वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का 9 मीटर है, तो 9 मीटर ये ले लिए 9 इक्वल टू ये tan थीटा। तो ये इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों चीज़ बना है, तो पहले हम इधर लिख लें, ए बी अपॉन 4 इक्वल टू कॉट थीटा है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन क्या है कि ए बी अपॉन बी डी है, सॉरी ए बी अपॉन ये सेकेंड इक्वेशन यहाँ है अपॉन 9 इक्वल टू ये tan थीटा है, ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई यानी कि ये जैसे कि 2 इक्वल टू 2 है, इक्वल चीज़ है ये वाला। अगर 3 इक्वल टू 3 है, ये भी इक्वल है, तो इसको मल्टीप्लाई अगर कर दें, यानी कि LHS को या एक साइड गुना कर दें और इसको RHS को राइट हैंड साइड को एक तरफ, तो ये 6 इक्वल टू 6 रहेगा, यानी ये इक्वल रहने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ दोनों इक्वेशन को और मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड को गुना करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ए बी अपॉन 9 है ये इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इधर कॉट थीटा इंटू tan थीटा। ये अगर ये देखें तो ए बी स्क्वायर इक्वल अपॉन 36, और ये कॉट इंटू tan क्या हो जाएगा 1 होता है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36, देयरफॉर ए बी अगर देखें तो ये 36 रूट, यानी कि ये हो गया 6। तो ये 6 हाइट, ये 6 मीटर हो गया। तो यही तो प्रूव करने के लिए कहा ही गया था, तो हम कह देते हैं ये प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड हाइट इसका प्रूव करने के लिए कहा गया था। तो ये इसका यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 9.1 का 16वां क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में। एक्सरसाइज 9.2 शायद इसमें नहीं है, ये ख़त्म हो गया, तो अगले चैप्टर्स के समरी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।